Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 10th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। और मेथड आपको हमारा पता ही है, हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आपको ये एनालिसिस करते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स में से कौन सा पार्ट पढ़ना होता है और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। साथ ही साथ हम इसमें प्रीलिम्स या मेन से स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको भी बताते चलते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो आप चाहे तो इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल, ओरिजिनल सिन। तो इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज मस्ट एंड फॉर लास्टिंग पीस। और यहाँ पे जो ओरिजिनल सिन बताया गया है वो वही जो पैलेस्टीन का ऑक्यूपेशन करा गया था इसराइल की तरह, उसी को ओरिजिनल सिन बोला गया है यहाँ पे। और ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर आपको सच में लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो ऑक्यूपाइड की हुई है इसराइल ने, उसको उसके लिए सॉल्यूशन जरूर करना पड़ेगा, उसको एंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो रिसेंट जो अटैक हुआ है, हमास का जो अटैक हुआ है इसराइल पे, उसको कंपेयर किया गया है 1973 के योम किप्पूर वॉर के साथ, जहाँ जब इजिप्ट और सीरिया ने जो है इसराइल को एक तरह से हिला दिया था अटैक से। ठीक है ना। तो जो अटैक ये हुआ है, इट रेजेस मोरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस। ठीक है ना। और वो क्वेश्चंस क्या क्या है? तो हमाज इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस इज रिपुग्नेंट एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीन कोज इन एनी वे। तो उन्होंने जो मिलिट्री और सिविलियंस में कोई डिफरेंस नहीं किया है और ये अटैक जो किया है, ठीक है ना, तो उससे ये ओथ ने बताया कि इससे जो पैलेस्टीन की जो कोज है, जो वो सॉल्यूशन चाहते हैं, एंड चाहते हैं उनके टेरिटरी का ऑक्यूपेशन, वो तो मतलब नियर फ्यूचर में नहीं दिखता है, या उससे इस अटैक से तो कोई हेल्प होती नहीं दिख रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट विल पुट मोर पैलेस्टीन लाइव्स एट रिस्क एज इजराइल इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज इज पाउंडिंग द बिसीज्ड एनक्लेव। क्योंकि इसराइल भी जो है सिविलियन कैजुअलिटी उसके लिए भी मैटर नहीं करती है, और काउंटर अटैक में जो है और ज्यादा पैलेस्टीन लाइफ जो है वो उनको मतलब उनकी लाइफ का लॉस हो सकता है, हो सकता है इसमें। ठीक है ना। फिर उसी पे अगर हम देखें तो एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन अ फ्यूमिंग वोल्केनो। ठीक है ना, कि वो एक उसको वोल्केनो से कंपेयर किया है इसने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखे हैं। देयर इज नो पीस प्रोसेस, कोई पीस नहीं हुई है यहाँ पे। एंड इजराइल हैज कंटिन्यू टू बिल्ड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स एंड चेक पॉइंट्स, लिमिटिंग पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स and never hesitating to use force or collective punishment to keep organized Palestinians in under check। तो ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, या ये जो रीजन्स हैं जो इसराइल एक तरह से कर रहा है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट, वहाँ पे जो भी सेटलमेंट या उसने ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसमें, तो ये भी दिखा रहे हैं कि इनसे भी हमें ये दिखता है कि ये भी कहीं इशू वो मतलब नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं आ रहा है। दिस स्टेटस को हैज ओनली टर्न पैलेस्टीनियन मोर रेडिकल एंड हमास इवन स्ट्रॉन्गर। तो इन्हीं यही कारण है, ये जो इसराइल के जो एक्शंस है, जिनकी वजह से जो हमास है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो गया है, और साथ साथ जो पैलेस्टीनियंस हैं वो ज़्यादा रेडिकल हो गए हैं। ठीक है ना। और फाइनली उसने वही कंक्लूड किया कि इफ इजराइल एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स वांट लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, देयर फोकस मस्ट टर्न टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। कि क्वेश्चन जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है उस पे एक सॉल्यूशन, उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो है मेन जो है फोकस करना चाहिए। और जो मिलिट्री ऑपरेशन है विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशन। तो अगर आप कोर इशू जो पैलेस्टीन वाला कोर इशू है, अगर उसको आप नहीं लेके चलोगे तो खाली मिलिट्री ऑपरेशन तो उसका आंसर नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना। ग्लिटरिंग सो, तो इंडिया की जो बेस्ट एवर टैली हुई है एशियन गेम्स में, उसके रिगार्डिंग ये है। और ये जो इस बार जो बेस्ट एवर टैली आई है, डाइवर्स सेट ऑफ इवेंट से आई है, ऐसा नहीं कि कोई एक दो गेम से ही इसमें आई है। ठीक है ना। तो हमने जो है 100 से ज्यादा मेडल जो है इस बार जो है हांगझाऊ एशियन गेम्स में जो इंडिया ने अचीव किए हैं। टोटल 107 मेडल, आपने याद रखना है प्री के लिए भी और बाकी एग्जाम्स वनडे होते हैं उनमें भी। 107 मेडल जो है टोटल इंडिया ने लिए हैं। फोर्थ पोजीशन रही है इंडिया की, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। बेस्ट एवर टैली रही है, और प्रीवियस जो हाई था हमारा वो 70 का था। 70 मेडल्स के जो हमने सिक्योर किए थे जकार्ता 2018 में। तो ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। इसमें मेजर शेयर जो है वो 3 डिसिप्लिन का रहा है। ट्रैक एंड फील्ड में 6 मेडल आए हैं, शूटिंग में 7 मेडल आए हैं, और आर्चरी में 5 मेडल आए हैं। ठीक है ना। और इंडिया जो है अर्निंग पोडियम फिनिशेज जो है, हमने पोडियम में फिनिश जो पोडियम में अचीव कर पाए हैं वो अक्रॉस 22 डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है हम अचीव कर पाए। तो इससे जाहिर सी बात है जो डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है एक्सीलेंस का, वो साफ देखने को मिल रहा है।
और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि रोवर्स हैं, स्क्वैश है, कबड्डी स्टार्स हैं, वो सारे मेंस हॉकी टीम है, उन सब ने इम्प्रेस किया है। वहीं साथ ही साथ जो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल हमें इक्वेस्ट्रियन में भी मिला है, ठीक है ना। कई सारे नए हीरो भी आए जैसे रोलर स्केटिंग में, विंड सर्फिंग में, वूशू में, ठीक है ना, सेपाक तकरो में, तो ठीक है ना। क्रिकेट में भी जो है हम 2 गोल्ड जो है इंडिया की झोली में आए हैं, ठीक है ना। तो इन सब इवेंट से आया है। तो और इसमें उतने भी कहा है कि कॉन्टिनेंटल गेम्स ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा लगता होगा लोगों को क्या ही हैं, इतने ग्लोबल लेवल पे तो है नहीं। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस को अगर यहाँ पे देखें तो नियर वर्ल्ड लेवल कंपटीशन यहाँ पे जो है एशिया में देखने को मिलता है आपको। तो जो मेडल्स आए हैं उससे भी कहीं न कहीं इन दोनों गेम्स में, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में जो गेम आए हैं तो उनसे कहीं न कहीं और ज़्यादा जो लश्कर इन गेम्स की बढ़ जाती है और इंडिया के लिए भी ये एक अच्छा है, ठीक है ना। फिर साथ में उसने भी कहा है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने और जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ मिलके जो है उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ज़रूर लिए हैं जो एथलीट्स को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अ, उनको हमेशा रेगुलर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, थ्रेट्स देखने को मिलती हैं और उनमें जैसे कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फैक्शनलिज्म फेडरेशंस में, एंडलेस कोर्ट बैटल्स हैं और जो डोपिंग का एक जायंट क्लाउड है वो, ठीक है ना, वो कहीं न कहीं चारों तरफ ये प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि और अच्छे जो हैं स्पोर्टिंग रिजल्ट्स आ पाएँ, ठीक है? द साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर ऑफ इंडियन प्रेस। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशरी का साइलेंस है जो जर्नलिज्म के रिगार्डिंग जो भी जर्नलिज्म पे वो चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये बोला है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यहाँ पे ज़िक्र किया है कि जो एडीएम जबलपुर केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर रीडिंग दी थी कि इमरजेंसी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इंडिविजुअल्स कुड नॉट चैलेंज इल्लीगल डिटेंशन। लेकिन वहाँ पे जस्टिस एचआर खन्ना थे जिन्होंने जो है डिसेंट दी थी इस वर्डिक्ट में और उन्होंने अपना डिसीजन अलग दिया था। और उसके बाद लेटर देखें तो कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में जो है दोनों ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया। पहला राइट टू प्राइवेसी को भी रिकॉग्नाइज़ किया और जो एडीएम जबलपुर केस था उसको रिपुडिएट भी किया एज अ डिस्कॉर्डेंट नोट, ठीक है ना। तो लेकिन अभी जो 6 मतलब जो ये पुत्तास्वामी केस है उसके 6 साल बाद भी जो है देखें तो जो एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो इंटेंसिफ़ाई हुई हैं, ठीक है ना? तो उससे काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं जैसे कि विद एडीएम जबलपुर केस बीइंग डेड ओनली इन लेटर बट फ्लरिशिंग इन स्पिरिट, कि जो एडीएम जबलपुर केस था वो बेशक लेटर में डेड हो गया लेकिन स्पिरिट में अभी वो फ्लरिश कर रहा है। तो और यहाँ पे ऑथर ने जो है इंडिया की रैंक का ज़िक्र किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी कि 180 कंट्रीज़ में जो इंडिया का प्लेस है वो 161 है और ये मतलब इसलिए है क्योंकि इट कंसिडर्स लीगल इंटरफेरेंस इन जर्नलिज्म, है ना, उसकी वजह से जो है ये रैंकिंग है। फिर फाइनली ऑथर ने यहाँ पे और भी चीज़ें बताई हैं जो कंक्लूड किया ऑथर ने वही किया कि इंडिया इज पासिंग थ्रू अ ट्रांजिटरी इमरजेंसी एज वेल एज ए मार्क्ड फेज ऑफ डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म विच द हायर जुडिशरी सीम्स अनविलिंग टू एक्ट अगेंस्ट। तो ये ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि हम अभी जो है ट्रांजिटरी इमरजेंसी वाले फेज से पास कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमें डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म देखने को मिल रही है और साथ-साथ जो जुडिशरी है वो भी उसके अगेंस्ट कोई ठोस कदम नहीं उठाती दिख रही है, ठीक है ना। काफ़ी सारे प्रोविज़न्स का ज़िक्र किया है यहाँ पे ऑथर ने, जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें मेंशन चीज़ें उनको बताया है। जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ आर्टिकल्स का ज़िक्र किया प्रोविज़न्स का, उसमें ऑथर ने बोला है कि दीज़ प्रोविज़न्स क्लैश विद द राइट टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज़ स्टेटेड इन पार्ट 3 एंड आर्टिकल 2023 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 का, और सही साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आर्टिकल 23 में जो है इसको जो है मेंशन किया गया है कि आप जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है नहीं करा सकते, किसी को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे जो अभी रिसेंट न्यूज़ क्लिक के जो जर्नलिस्ट जो 40 अरेस्ट हुए हैं और उनके जो डाटा को सीजर किया है, डिजिटल उनके जो गैजेट्स हैं उनको जो सीज किया है उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बोला है द फोर्सफुल अनलॉकिंग ऑफ देयर डिवाइसेज एंड सब्सिक्वेंट क्लोनिंग ऑफ देयर कंटेंट अनकवर्स इंफॉर्मेशन फार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टिपिकल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, ये बोला है। और ये जो एक्सेस उनको मिला है इट ले बेयर ईयर्स ऑफ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस एक्सपोजिंग इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स नेटवर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज। ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को भी वो एक्सपोज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी
एक तरह से पब्लिक डोमेन में वो आ जाती है, जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, वो सब भी कहीं न कहीं, या उनके जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज़ हैं, नेटवर्क्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो भी आप कहीं न कहीं उन पे ला रहे हैं। तो राइट टू प्राइवेसी का तो एक तरह से ये हनन है ही, ऑथर ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो यही कुछ डिस्कस किया ऑथर ने पूरे इस आर्टिकल में बताया है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर्स। तो मेंटल हेल्थ डे, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज अक्टूबर 10 को, ठीक है ना, और उसकी जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे, मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात करते हो, इसमें जो एक सेगमेंट है वो काफी बार ओवरलुक्ड रह जाता है ऑथर के अकॉर्डिंग, और वो सेक्शन है इनफॉर्मल वर्कर्स का। तो आईएलओ की अगर एक स्टडी देखें तो वो कहती है कि 15% ऑफ द वर्किंग एज एडल्ट ग्लोबली लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये डाटा है जो आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि 15% जो वर्किंग एज एडल्ट हैं वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ रह रहे हैं। इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो हम सबको ही पता है कि मोर देन 90% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स में है, और दीज वर्कर्स ऑफन ऑपरेट विदाउट रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, वर्क करते हैं अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट्स में, लॉन्ग आवर्स के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है, लिटिल एक्सेस है सोशल या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, हायर अनसर्टेनिटी और डीप प्रेकैरिटी ऑफ जॉब जो है वो सफर करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है ना, और इन सब की वजह से जो मेंटल हेल्थ है वो और भी ज़्यादा अंडरमाइन हो जाते हैं, और साथ-साथ जो मेंटल हेल्थ केयर के लिए एक्सेस है वो भी उनके लिए लिमिटेड है। फिर साथ-साथ जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्क है, क्योंकि अगर देखें 95% जो इंडिया की वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, लो पेइंग जॉब्स में और प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में, और ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ठीक है ना? तो और इसके साथ-साथ जो पैट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर्स हैं, या जो सोशल एंड फ़ैमिलियल स्पेसेस में प्रैक्टिसेज़ हैं, वो भी और उनकी सफ़रिंग्स को बढ़ा देते हैं। फिर ऑथर ने यहाँ पे यूएनडीपी की जो एम रिपोर्ट है उसका बताया कि यूएनडीपी के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, दे हैव कंसिस्टेंटली बीन डेट्रिमेंटल टू मेंटल हेल्थ, ठीक है ना? जो उसने बताया। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो मेंटल डिस्ट्रेस तो फेस करते ही हैं। क्यों? उन पे डेब्ट बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती हैं, ठीक है ना? और म्यूचुअली एक दूसरे को रिइंफोर्स कर रही हैं ये। डेब्ट और जो हेल्थ केयर कॉस्ट हैं दोनों, इस वजह से उनका मेंटल डिस्ट्रेस जो है वो और बढ़ जाता है, ठीक है ना? फिर 2021 में एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट देखें तो उसने बताया कि जो 26% जो पीपल हैं हू डाइड बाय सुसाइड वर डेली वेज अर्नर्स। 26% क्या थे? उनमें से डेली वेज अर्नर्स थे। कहीं न कहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन है उसका शेयर काफ़ी ज़्यादा है इन केसेस ऑफ सुसाइड। जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स है कैन इंडीड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आउटकम्स। वो एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बजट पिछले साल के बजटों में देखें तो जो एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स है उनकी फंडिंग को जो है स्लैश किया गया है। सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक प्रमोशनल काम कर सकती है इस फील्ड में, एमिंग टू ऑगमेंट इनकम। प्रिवेंटिव भी हो सकती है, एमिंग टू फोरस्टॉल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, एमिंग टू एंश्योर रिलीफ फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। तो ये सॉल्यूशंस है, वे फॉरवर्ड है, जो कि सोशल सिक्योरिटी से जो है ये मेंटल डिस्ट्रेस वाले जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। प्रमोशनल हो सकती है, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो प्रिवेंटिव हो सकती है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है उनकी वो उसको रोक सकती है, उसको खत्म कर सकती है, और प्रोटेक्टिव हो सकती है क्योंकि रिलीफ देगी वो एक्सटर्नल शॉक से। अगर एकदम से महंगाई बढ़ जाती है, एकदम से कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, क्राइसिस आ जाती है, या जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था उस टाइम पे वो एक रिलीफ का काम कर सकती है ये सोशल सिक्योरिटी। A relook at the Code on Social Security 2020 shows how glaring issues concerning the social security of India's informal workforce still remain unheeded। लेकिन जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 उसमें कोई भी जो है ऐसा स्टेप या ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखी कि इनफॉर्मल वर्कफोर्स को जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की जाए। While India should universalize social security, the current code does not state this as a goal। इंडिया को करना चाहिए, बिल्कुल वे फॉरवर्ड का ये भी पार्ट है कि इंडिया को करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। Care needs drastic improvements. India's budgetary allocation for mental health, currently under 1% of the total health budget, has over focused on the digital mental health program। जो बजटरी प्रोविजंस देखें तो उसमें मेंटल हेल्थ के लिए जो अंडर 1% जो टोटल हेल्थ बजट है उसका प्रोविजन किया, और वो भी मेनली जो उसमें भी फोकस किया वो डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस किया है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 देखें तो इट ऑब्जर्व दैट एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड पीपल सेंटर्ड, रिकवरी ओरिएंटेड एंड ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर। तो मेंटल हेल्थ एक्चुअली में एड्रेस, अगर आप मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना चाहते हो तो उसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये जो मेंटल हेल्थ रिपोर्ट है 2022 उसमें बताया कि उसको कम्युनिटी बेस्ड केयर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए, रिकवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर जो है वो होनी चाहिए मेंटल हेल्थ वाली, ठीक है ना? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्रोएक्टिव पॉलिसीज
टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ रिकॉग्निशन एंड एक्शन, इसकी जरूरत है। और तीसरा उसने बताया था critical in upholding the basic human right to good health, including mental health and in advancing to the SDG 3, स्पेशली SDG 3 क्या कहता है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, वहीं SDG 8 जो है वो डिसेंट वर्क फॉर ऑल या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की जो है बात दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की गई है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं द एंड ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पे बेसिकली वो इसराइल वाले पार्ट को बोला है, जो पैलेस्टीनियन इशू है उसको रिगार्डिंग बोला है कि जो ये इवेंट हुआ है उससे जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा और फार हो गया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ज्यूइश अरब कॉन्फ्लिक्ट द ओनली वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हैज बीन टू डिवाइड द लैंड बिटवीन द जॉर्डन रिवर एंड द मेडिटेरेनियन सी बाय क्रिएटिंग टू कंट्रीज फॉर पीपल। तो ये तो आंसर तो पहले से ही क्लियर है कि जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो यही है कि वायबल कोई लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशन है वो यही है कि जो लैंड रीजन है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। बट फॉर मच ऑफ दिस 100 year war Jews accepted the inevitability of partition while the Arabs rejected it। लेकिन वो ये जो पिछले 100 सालों से जो लड़ाई चल रही है उसमें दोनों ही चीजें, जो ज्यूज हैं उन्होंने तो ये इनेविटेबिलिटी की एक पार्टीशन होएगा, लेकिन जो अरब्स हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो हमास का स्टैंड क्या है इस पे, तो हमास डज नॉट एक्सेप्ट इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट इन एनी शेप। हमास का सीधा सीधा वो है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इजराइल जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अ सिटीजन मे एक्सेप्ट द डिवीजन ऑफ अ कंट्री अंडर द सम सर्कमस्टांसेस बट इन नो सर्कमस्टांस विल सी एक्सेप्ट एन इनहेरिटेशन। तो अल्टीमेटली उसने ये बताया कि जो सिटीजन है उन पे डिपेंड करता है, जो इसराइल सिटीजन है उन पे डिपेंड करता है कि क्या ये सॉल्यूशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो है सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सिटीजन जो है वो डिवीजन जरूर कंट्री का एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ अगर उन पे कंडीशंस उनको ऐसी दी जाए, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांस में वो जो एनिहिलेशन हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है जो टू स्टेट सॉल्यूशन है हैज नॉट बीन द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा, ठीक है ना। जो सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये नहीं है कि जो ऑक्यूपेशन कर रखा है वेस्ट बैंक और गाजा का इसराइल ने, जो सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन है वो कुछ हो रहा है। The main roadblock has been the inability of the Palestinians to convince Israeli voters that if given sovereignty in some part of the land, they would leave the Jews alone in the other। तो मेन कंसर्न है, मेन ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये है कि जो इजरायली पीपल हैं, जो इसराइल के जो सिटीजन्स हैं, उनको ये विश्वास नहीं है कि अगर पैलेस्टीनियंस को जो है वो लैंड दे भी दिया तो वो क्या उनको जो सोवरेंटी या उनको ज्यूज को जो है उनके राइट्स के साथ उस एरिया में शांति से रहने देंगे या नहीं देंगे, इसलिए जो है वो इस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है। There has always been a radical Israeli fringe unwilling to see the Palestinians as people deserving a state। तो वही है कि पैलेस्टीनियंस को नहीं मानते कि पैलेस्टीनियंस को शादी, क्योंकि these religious bigots had historically been on the margins of Israel politics। तो पास्ट में भी जो है वो काफी जब उनका कहना ये है कि अगर इतनी थोड़ी सी पावर में वो इतने ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं, इतने ज्यादा विश कर रहे हैं, तो अगर उनको और ज्यादा पावर दी गई तो क्या कर सकते हो, मतलब इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए वो लोग डरते हैं। इसलिए मतलब उनका जो मेन इशू है वो ये है, ठीक है ना। हमास अनप्रेसिडेंटेड अटैक विल इन्फोर्स अमंग इजराइल द ओनली टू ऑप्शंस दे फील दे हैव। क्या क्या ऑप्शंस है वो, दे कैन आइदर एंड्योर द कंटिन्यूइंग मोरल शेम ऑफ रूलिंग ओवर अनदर पीपल। वही है कि या तो ये जो मोरल शेम उन पे लगाई जाती है कि वो दूसरी लोगों को जो रूल करें पैलेस्टीनियंस को बेसिकली, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दे कैन रिस्क देयर वेरी एग्जिस्टेंस, अपनी खुद की जो एग्जिस्टेंस है उसको रिस्क कर सकते हैं और एक सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, दैट माइट देन वाइप आउट इजराइल एज ज्यूइश स्टेट, जो कि बाद में ज्यूइश स्टेट जो इजराइल है उसको ही वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है। तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज फॉर ए पैलेस्टीनियन लीडरशिप that can credibly signal to the Israeli people that it will not use the freedoms it gains from any peace deal to hurt Israel। और जाहिर सी बात है वायबल सॉल्यूशन जो है इससे यही है कि जो पैलेस्टीन की लीडरशिप है उसको क्रेडिबली ये सिग्नल करना पड़ेगा, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो इजरायली पीपल हैं उनको जो है उनका फ्रीडम जो है, जो कुछ कोई भी पीस डील होती है उससे जो उनका फ्रीडम है वो नहीं होगा, उनकी सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं होगा, और जो इजराइल के पर्टिकुलर जो सिटीजन्स हैं या जो इस पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं फेस्टिव चीयर अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एट 7 year पीक। तो यहाँ पे डाटा दिया है, ये जो सितंबर 2023 का डाटा आया है ये हमारा जो है एडिशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, उसका यहाँ पे रिजल्ट है। और उसमें जो एक चीज देखने को मिली है वो ये बताया है कि जो 36% कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमी जो है इम्प्रूव हुई है, और ये हाईएस्ट है फॉर एनी सितंबर आफ्टर 2016। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स के थ्रू कंपेयर किया है। द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इज एट ए 7 year हाई, लेवल्स ऑफ पेसिमिज्म अबाउट द इकोनॉमी आर एट ए 6 year लो।
तो जो पेसिमिज्म का था वो थोड़ा नीचे जा रहा है और जो कॉन्फिडेंस था इकोनॉमी में वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो सितंबर 2023 में देखें तो 34% ने ये बोला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो इम्प्रूव हुई हैं और कंपेयर टू पिछले साल के मुकाबले द हाईएस्ट फॉर एनी सितंबर आफ्टर 2018, और 2018 के बाद ये हाईएस्ट है। सितंबर 2023 में 44% ये भी बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो वर्सन हुए हैं कंपेयर टू द ईयर अगो, और ये लोएस्ट है फॉर एनी सितंबर 2017। तो मतलब वही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग भी लोगों ने यही बोला है कि सुधर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर इनकम लेवल की बात करें तो सितंबर 2023 में 25% जो रेस्पोंडेंट है वो ये बोलते हैं कि उनका जो इनकम लेवल है इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये हाईएस्ट है फॉर एनी सितंबर आफ्टर 2018। वहीं जो सितंबर 2023 में 25% जो है वो ये भी कहते हैं इनकम लेवल जो है उनके वर्सन हुए हैं कंपेयर टू अ ईयर अगो, और ये लोएस्ट है फॉर एनी सितंबर आफ्टर 2018। फिर अगर हम प्राइस लेवल्स की बात करें तो सितंबर 2023 में 91% ऑफ द रेस्पोंडेंट सेड दैट द प्राइस लेवल्स ऑफ कमोडिटीज हैड इंक्रीज कंपेयर टू अ ईयर अगो, और पिछले लगभग अ, कन- 3 कॉन्जिक्यूटिव सितंबर में 90% से ऊपर के लोग यही बोल रहे हैं कि जो प्राइसेस है कमोडिटीज के वो बढ़े हैं। 74% ने ये बोला है कि स्पेंडिंग लेवल जो है उनके बढ़ गए हैं कंपेयर टू ईयर अगो, और ये भी हाईएस्ट है फॉर एनी सितंबर आफ्टर 2018। तो समरी में अगर देखें तो हायर शेयर जो पीपल है वो एंटर द फेस्टिवल सीजन दिस ईयर विद मोर कॉन्फिडेंस अबाउट द इकोनॉमी, दियर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम लेवल्स देन बिफोर। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इस बार जो लोगों का कॉन्फिडेंस है फेस्टिव सीजन में वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इकोनॉमी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इनकम लेवल तीनों में ही जो है लोगों ने कॉन्फिडेंस और इंप्रूवमेंट जो है वो बताया है। या मीन्स में भी देख सकते हैं, प्री में भी आप देख सकते हैं। हाउस होल्ड्स रिमेन हाईली ऑप्टिमिस्टिक ऑन फ्यूचर अर्निंग्स even though their sentiment on current earnings remained around its July 2023 level. General economic forecast जो है along with the outlook for employment, income and spending is anticipated to be better, उसको अच्छा देखने का माना जा रहा है कि थोड़ा अच्छे आने वाले हैं, है ना। स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरिया की यहाँ पे बात करिए तो अगर आर्टिकल 244 देखें हमारा, तो जो इट परटेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एसटी। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो 244(1) आर्टिकल में आता है एंड इट प्रोवाइड फॉर एप्लीकेशन फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस। और जो ये किस किस में आता है, स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एएमटीएम से इसको आप याद रखते हैं शॉर्ट में। इनके अलावा जो बाकी स्टेट में जो शेड्यूल्ड एरिया नोटिफाइड है उनको फिफ्थ शेड्यूल कवर करता है, वहीं इन चारों स्टेट्स को एएमटीएम को सिक्स्थ शेड्यूल कवर करता है जो कि आर्टिकल 244(2) में आते हैं। तो अगर शेड्यूल ट्राइब्स देखें तो 705 शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं जो कि लगभग 8.6% जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको बनाते हैं, और ये 26 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ से देख सकते हैं 705 शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, 8.6% कंट्री की पॉपुलेशन ये बनाती है, ठीक है ना। लेकिन आदिवासी की परसिस्टेंट डिमांड के बाद भी जो है आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस की जो विलेजेस हैव बीन लेफ्ट आउट इन द 10 स्टेट्स विद शेड्यूल्ड एरियाज एंड इन अदर स्टेट विद एसटी पॉपुलेशन। 10 स्टेट अब भी ऐसी हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहे हैं और बाकी जो अदर स्टेट वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, लेकिन जो वो इन जो 10 स्टेट्स जो हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरियाज नोटिफाइड हैं उनके उनको उस एम्बिट से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज होते क्या हैं, तो लगभग 11.3% जो इंडिया का लैंड एरिया उसको कवर करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, मेंस में भी आप याद रख सकते हैं इसको। और 10 स्टेट्स में नोटिफाइड हैं, कौन कौन से 10 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। इन 10 एरियाज में जो है ये शेड्यूल्ड एरियाज नोटिफाइड हैं, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट 59% ऑफ इंडियाज एसटीज रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 244। जो हमने अभी बात की थी, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी भी एसटीज हैं लेकिन वो शेड्यूल्ड एरियाज उनमें नहीं डिक्लेयर्ड हैं, तो उसकी वजह से 59% जो एसटीज हैं वो आउटसाइड हैं आर्टिकल 244 के परव्यू से, ना तो वो शेड्यूल फिफ्थ में कवर है ना वो शेड्यूल सिक्स्थ में कवर है। 1995 में भूरिया कमेटी जो अपॉइंट की गई थी टू रिकमेंड प्रोविजंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राज टू शेड्यूल्ड एरियाज, किस तरीके से जो पंचायत राज है वो शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसने रिकमेंड किया था इंक्लूडिंग दीज विलेजेज, बट दिस इज येट टू बी डन। इन विलेजेज को जो है उसने इंक्लूड करने की बात करी थी, जो ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। शेड्यूल एरिया गवर्न कैसे होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नोटिफाई करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज को, और स्टेट जो है वो उनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है कंस्टिट्यूट करनी होती है विद अप टू 20 एसटी मेंबर्स उसमें हो सकते हैं, और दे विल एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर्स रेफर टू देम रिगार्डिंग एसटी वेलफेयर, और जो गवर्नर है उसको एडवाइस करते हैं जो एसटी के वेलफेयर से रिगार्डिंग मैटर्स हैं उनसे, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे 1996 का पीसा एक्ट भी जो है उसको अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट हम, ठीक है ना। डिसाइड कौन करता है शेड्यूल्ड एरिया, तो जो फिफ्थ शेड्यूल है वो कन्फर करता है पावर एक्सक्लूसिवली ऑन द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया। कोई भी एरिया शेड्यूल्ड एरिया सिर्फ जो है प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बोला था, डिक्लेयर किया था कि जो डिक्लेरेशन है शेड्यूल एरिया की वो विद इन द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन आती है प्रेसिडेंट के। तो फिर के लिए आप स्टेटमेंट जो है वो याद रखेंगे। शेड्यूल्ड एरिया आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन है, ना ही कोई ऐसा लॉ जो है प्रोवाइड करता है कोई क्राइटेरिया जिससे जो शेड्यूल्ड एरिया है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन है नहीं, कभी आप सोचें कि है, ठीक है ना। लेकिन जो 1961 में धेवार कमीशन आया था, अपॉइंट किया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो उसने गाइडिंग नॉर्म जो है वो तैयार किए थे फॉर डिक्लेयरिंग एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। और उसने क्या बताया था, प्रिपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, compactness and reasonableness size of the area, a viable administrative entity such as a district, ब्लॉक और तालुक, एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया रिलेटिव टू नेबरिंग एरिया। नेबरिंग एरिया रिलेटिव में ये सब चीजें अगर हैं तो, या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, या ब्लॉक तालुक लेवल पे जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें हैं, कोई मेजोरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उन सबको बताया था। लेकिन नो लॉ प्रेस्क्राइब्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसटीज इन सच एन एरिया, नो रे कट ऑफ डेट फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ना ही तो कोई मिनिमम लिमिट परसेंटेज बताई गई एसटीज के लिए, ना ही कोई कट ऑफ डेट जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी गई थी। 2002 में शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन जो है अपॉइंट किया था, उसने रिकमेंड जरूर किया था कि ऑल रेवेन्यू विलेजेस विद 40% एंड मोर ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस मे बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया ऑन मेरिट। ये उसने रिकमेंड किया था, ठीक है ना, 2002 में जो आया था। लेकिन अभी भी वो जो है इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर भूया कमेटी की बात करते हैं। भूया कमेटी ने था फेस टू फेस कम्युनिटी, a hamlet or a group of hamlets managing its own affairs to be the basic unit of self-governance in scheduled areas. लेकिन it also noted that the most resource-rich tribal inhabited areas have been divided up by administrative boundaries, pushing them to the margin। जाहिर सी बात है, उनको बाउंड्रीज से बाहर कर दिया। इनहेबिटेड जो ज्यादा रिसोर्सेज ट्राइबल इनहेबिटेड एरिया थे वो डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज लगा लगा के, और जो एसटीज हैं वो एक तरह से बाउंड्रीज मार्जिन पे जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो डिटरमाइन करना द यूनिट ऑफ एरिया टू बी कंसिडर्ड वेदर ए रेवेन्यू विलेज, पंचायत, तालुक और डिस्ट्रिक्ट विद एन एसटी मेजोरिटी पॉपुलेशन गेव वे टू आर्बिट्रेरी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। जाहिर सी बात है, इस इवेंट की वजह से जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसकी वजह से मार्जिन पे चले गए हैं, उससे जो एसटी मेजोरिटी वाली पॉपुलेशन है उसको एक तरह से यहाँ पे आर्बिट्रेरी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उनकी वजह से वो उनका एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, या डिटर्मिनेशन जो वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। पैसा पीसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज का जो एनेक्टमेंट हुआ था 1993 में, फाइनली उसने इस एम्बिग्यूटी को जो है सेटल किया था। एक्ट ने डिफाइन किया विलेज को क्या, ordinarily consisting of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs, ठीक है ना। तो all those whose names are included in the electoral rolls in such a village constitute the ग्राम सभा। उसको ग्राम सभा माना गया जिनका नाम भी इलेक्टोरल रोल्स पे था। फिर उसके बाद जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 का, उसने जो है इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया। और साथ ही साथ जो हमारी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की जो ये एक्ट आया है, ठीक है ना, उसने डिमार्केट या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है ना, जो कि कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड था, और विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज और सीजनल यूज ऑफ लैंडस्केप इन द केस ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया सच एज सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क टू विच द कम्युनिटी हैड ट्रेडिशनल एक्सेस। तो ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज विद इन रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट लैंड जो है वुड कॉन्स्टिट्यूट द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द विलेज इन द शेड्यूल्ड एरिया। ये फाइनली जो है यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये दिया गया, ठीक है ना। तो अब अगर आगे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 चीजें सजेस्ट की हैं। जो भी हैबिटेशन हैं या ग्रुप्स हैं आउटसाइड शेड्यूल्ड एरियाज हैं इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे भी एसटीज आर लार्जेस्ट सोशल ग्रुप हैं, उनको जो है नोटिफाई करने की जरूरत है शेड्यूल्ड एरियाज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस है या नहीं है। बिना उसके अगर वहाँ पे एसटीज जो है लार्जेस्ट सोशल ग्रुप है तो उनको आप शेड्यूल्ड एरिया का स्टेटस दीजिए। दूसरा सजेशन ये है कि जो ज्योग्राफिकल लिमिट है इन विलेजेस की विल नीड टू बी एक्सटेंडेड to the community forest resource area on forest land under the FRA 2006 where applicable, and to the customary boundary within the revenue lands made possible through suitable amendment to the relevant state laws। relevant state laws में जो है आप suitable amendments करके जो है इसको उनकी एम्बिट में लेके आइए। और जो तीसरा जो सजेशन दिया है वो ये है कि जो जोग्राफिकल लिमिट्स हैं रेवेन्यू विलेज के, पंचायत, तालुका या डिस्ट्रिक्ट के, विल नीड टू बी रीड्रॉन सो दैट दीज आर फुल्ली शेड्यूल्ड। उनको रीड्रॉन कीजिए ताकि उनको फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया जो है बनाया जा सके।
ठीक है ना। तो ये तीनों सजेशन जो ऑथर ने यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्रक्स यही है कि मल्टी मॉडल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, यूजर्स कैन एंगेज विद आर्टिफिशियल सेवरल वेज, सिर्फ एक तरीके से नहीं कई तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है, एंगेज किया जा सकता है उसके साथ। तो इफ एआई सिस्टम्स आर टू बी एज क्लोज ए लाइकनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड एज पॉसिबल, द नेचुरल कोर्स वुड बी हैव टू बी मल्टी मॉडल। अगर आपको बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह एआई सिस्टम्स को बनाना है तो जो नेचुरल कोर्स रहेगा उसका मल्टी मॉडल रहेगा। आपको किसी एक एस्पेक्ट नहीं रहना पड़ेगा डिपेंड, आपको एआई के सेवरल वेज में यूज करना पड़ेगा, सेवरल एस्पेक्ट्स में उसको जो है एप्लीकेशन उसका करना पड़ेगा। और कुछ कपल ऑफ ईयर्स में अगर हम देखें तो स्ट्रीम ऑफ सच एआई सिस्टम्स बीइंग रिलीज, काफ़ी सारी जो इस तरीके से जो एआई के जो स्ट्रीम्स है वो रिलीज करे हमने देखने को मिला कि पिछले सालों में जो है मतलब इस जो मल्टी मॉडलिटी है एआई सिस्टम्स की वो देखने को मिली है। एप्लीकेशन क्या क्या है मल्टी मॉडल एआई सिस्टम के, तो ट्रेडिशनल तो उन्होंने बताया ही है कि जो अर्लियर मल्टी मॉडल सिस्टम जो कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स पे थे, जिसमें ऑडियो और टेक्स्ट को टुगेदर जो है वो इकट्ठा करते थे, सिंपलर थे। अभी जो रिसेंट में देखें तो 2020 में मेटा जो है वो काम कर रहा था मल्टी मॉडल सिस्टम टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हेटफुल मेमेज ऑन फेसबुक। और गूगल रिसर्चर्स ने 2021 में पेपर पब्लिश किया जहां पे उन्होंने बताया था मल्टी मॉडल सिस्टम दे हैड बिल्ट टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट लाइंस ऑफ डायलॉग इन अ वीडियो। तो ये अभी मल्टी मॉडल के एप्लीकेशन जो प्रेजेंट में हो रहे हैं। फिर मेटा ने अनाउंस किया था कि वो एक मल्टी मॉडल सिस्टम जो है एआई बेस्ड डेवलप करने वाला है, इमेज माइंड, दैट हैड मैनी मोड्स, टेक्स्ट, विजुअल डेटा, ऑडियो, टेम्परेचर एंड मूवमेंट रीडिंग, ठीक है ना। और मेटा ने ये भी बोला है कि फ्यूचर मल्टी मॉडल जो होने वाले हैं दैट कुड ऐड अदर सेंसरी डाटा टू देम लाइक टच, स्पीच, स्मेल ऑन ब्रेन, एमआरआई वगैरह जो है ये सब भी उसमें ऐड हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर वर्चुअल रियलिटी डिवाइस जो आने वाले हैं फ्यूचर में, दैट माइट बी एबल टू जनरेट नॉट जस्ट द विजुअल्स एंड द साउंड्स ऑफ एन एनवायरनमेंट बट आल्सो अदर फिजिकल एलिमेंट्स भी जो है वो उसमें जनरेट करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड रोबोटिक्स जो है ये एप्लीकेशन हो सकते हैं फ्यूचर में इन मल्टी मॉडल जो एआई सिस्टम्स के हैं। जो अदर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मेडिसिन, वो इनहेरेंटली मल्टी मॉडल है अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट बाय गूगल रिसर्च, ऑलरेडी वो मल्टी मॉडल हैं। फिर साथ साथ जो एआई मॉडल्स है दैट परफॉर्म स्पीच ट्रांसलेशन आर अनदर ऑब्वियस सेगमेंट फॉर मल्टी मॉडलिटी, ये भी एक सेगमेंट है जिसमें मल्टी मॉडलिटी जो देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन थे जो मल्टी मॉडलिटी के यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और न्यूज थी आज। यस, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 6.6% क्वार्टर वन। जो पीएलएफएस का जो सर्वे है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो ये सर्वे आया है, जो एनएसएसओ जो है एनएसएसओ इसको कैरी आउट करता है, तो उसने ये बताया है कि फॉर मैन इट डिक्रीज फ्रॉम 7.1% टू 5.9% एंड फॉर वुमेन इट डिक्रीज फ्रॉम 9.5% टू 9.1%। जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो ड्रॉप देखने को मिला है, एनएसएसओ का ये डाटा है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है रेट अर्बन एरियाज में वो बढ़ी है 47.5% से जो है 48.8% जो है वो बढ़ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिया। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट है कुछ या कोई सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।